ठंडियों का समय और पिछले कुछ दिन से बहुत सारी खबरें सुनने में आ रही है। सबसे जो दर्द विदारक खबर ये आई है कि रतलाम के पास एक शहर है, तो वहाँ पे एक बच्चा खेलते खेलते उसको एकदम से सीने में दर्द हुआ और उसको लोकल एक स्वास्थ्य केंद्र पे रेफर किया गया, मुश्किल से 12 साल का बच्चा। और वहाँ से उसको उज्जैन के पास रेफर किया गया और वहाँ पे वो उसकी डेथ हो गई। वजह कार्डियक अरेस्ट। ठंडियों में ये चीज़ें बहुत सारी सुनने में आ रही हैं और सिर्फ उतना ही नहीं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के इंसान हो, सबके साथ ये सुनने में आ रहा है। इवन मेरी फैमिली में भी ऐसा ही कुछ हादसा कुछ दिनों पहले हो गया। उससे रिलेटेड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश विशंदासानी जी, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट, और आप रायपुर से पधारे हैं शहडोल में। और हम इनसे समय मांगा है। हम पिछले 20 दिन से अपने सोशल मीडिया शहडोल डायरीज में पोस्ट कर रहे थे लोगों की इंक्वायरीज, लोगों की क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर हार्ट। अभी फिलहाल हम आपके साथ एक छोटा सा सेशन करेंगे। हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछे हैं और जवाब जानेंगे कैसे, स्पेशली इन ठंडियों में जहां पे शहडोल में लगभग 3.5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम जा रहा है, उस स्थिति में हम अपने दिल का ख्याल कैसे रखें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज में। सर बड़ी हृदय विदारक सूचना मिलती है, 12 साल 13 साल के बच्चे कैसे हो जा रहा है सर, और ये अभी कैसे हो रहा? आप पोस्ट कोविड है ये कुछ किए, एक ऐसा समय ही आ रहा है, क्या है? देखो, जैसे आपने एक कहा कि बच्चा जो 12-13 साल की उम्र का है, खेलते खेलते अचानक ही गिर पड़ा और फिर उसको पहले किसी अस्पताल लेके गए, फिर रेफर किया गया हायर सेंटर पे और वहाँ जाकर के उसे मृत घोषित किया गया और कहा गया कि उसको हार्ट अटैक पड़ा था। हार्ट अटैक थोड़ा सा जनरल टर्म में इसको मान के चलूँगा। एक्चुअली बच्चे को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब एक ऐसी घटना जिसमें हार्ट के एग्जैक्टली जो घटनाक्रम जब चालू होता है तो विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर ही मरीज की मृत्यु हो जाती है, जिसमें ठीक पूर्व का कि एग्जैक्ट रीजन क्या था वो नहीं पता चल पाता है। संबंधित इशू हार्ट का लगता है। अब सडन कार्डियक डेथ का एक कारण हार्ट अटैक भी रहता है, लेकिन जिस उम्र की बात जैसे कि आप कर रहे हो कि 12 साल का बच्चा है, तो 12 साल का जो बच्चा रहा होगा तो उसको एरिथमिया की वजह से संभावनाएं ज्यादा रहती हैं कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सर एरिथमिया एक साधारण लेमन लैंग्वेज में अगर दिल के हार्ट अटैक जैसे कि एक घटना रहती है जिसमें हृदय को खुद को जो धमनियां खून की जो सप्लाई देते हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है और वो जब बंद हो जाते हैं तो हृदय को समुचित न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता और हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने जिस टर्म का यूज किया एरिथमिया, ये हार्ट को एक नियमानुसार जो गति के अनुसार जो चलने की जो प्रक्रिया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के जरिए होता है। जैसे आपके और मेरे घर में लाइट के आने की एक प्रक्रिया रहती है, वैसे ही हृदय में भी जो धड़कन बनने की जो प्रक्रिया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से होती है। अगर इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ खराबी, शॉर्ट सर्किट आ जाता है तो एरिथमिया होता है, जिसमें धड़कनें कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। और इस अवस्था में जाने के बाद में मरीज को कभी कभी दिल की धड़कन एक पर्टिकुलर गति से नीचे या पर्टिकुलर गति के ऊपर हो जाने के बाद में सीधे रुक जाती है और उसकी वजह से मरीज का दिल अचानक ही काम करना बंद कर देता है और मरीज सडन कार्डियक डेथ को प्राप्त करता है और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने जैसा कि कहा कि अगर कम उम्र के बच्चे को अगर हो रहा है तो संभावनाएं रहती हैं कि उसको सडन कार्डियक डेथ बिकॉज ऑफ सम एरिथमिया हुआ होगा। और ये संभावनाएं बच्चों में 18 साल से कम की उम्र में बहुत कॉमन है। 18 साल से कम की उम्र में हार्ट अटैक नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर इसकी संभावनाएं निहायत ही कम रहती हैं। ऐसे कारण जो कि जन्मजात रहते हैं वैसे ही कारणों की वजह से ही हार्ट अटैक 18 से कम की उम्र के लोगों में देखने को मिलता है, अन्यथा यह थोड़ी सी बड़ी उम्र में ही देखने को मिलता है। सर एक बड़ी दिक्कत ये है इन दिस सीजन, ये विंटर का जो सीजन है, इस सीजन में बहुत सारे ये केसेस देखते हैं एज कंपैरिजन टू अदर सीजन। उसका क्या रीजन है सर? सर्दियों में अगर आप लोग महसूस करेंगे कि आपके हाथों में भी सफेदी या कोई जो गोरा व्यक्ति रहता है उसकी भी थोड़ा सा गोरापन बढ़ जाता है। उसकी वजह रहती है वैसो कंस्ट्रक्शन होना है, जो शरीर की जितनी भी धमनियां रहती हैं उनमें सिकुड़न आने लगती है और इसकी वजह से खून का बहाव टर्मिनल मतलब जो आखिरी हिस्सा आखिरी छोर है शरीर का वहां तक खून पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाता है। अब चूंकि जब ये नहीं पहुंच पाता है और नसों में सिकुड़न आने लगती है तो इसका सीधा सीधा मतलब रहता है कि दबाव, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। दूसरा एक और रीजन रहता है कि हम इस समय पे पानी का सेवन कम करते हैं और शरीर में खून भी थोड़ा सा गाढ़ा ज्यादा होने लग जाता है, ये भी एक कारण हो जाता है।
तीसरा चीज, जिस किस्म का खाना सर्दियों में लोग खाते हैं उसकी वजह से भी संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। ज़्यादा गरिष्ठ खाना खाने की वजह से भी हार्ट अटैक की गुंजाइशें इस सीजन में बढ़ जाती हैं। तो मोटा मोटी जो 3 कारण जो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शरीर में थक्के बनने की प्रक्रिया का तेज हो जाना, और तीसरा उस वक्त के खाने पीने की वजह से, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि लोग जनरली इस सीजन में थोड़ा सा कम घूमना फिरना या चलना फिरना कम पसंद करते हैं और ज़्यादातर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, और ये सारे वजह बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाते हैं एक हार्ट अटैक पड़ने के लिए। और इस वजह से हमें सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्मियों के थोड़ा सा हार्ट अटैक में पीक देखने को मिलता है। ओके सर, इसीलिए बोला जाता है कि वर्कआउट भी करना चाहिए इस सीजन में आपको रेगुलर वर्केबिलिटी बनाने के लिए शरीर की, ऐसा कुछ है क्या सर? वर्कआउट करना किसी भी प्रकार का सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कंपेरिजन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपने आप में एक रिस्क फैक्टर माना जाता है हर किस्म की बीमारियों के लिए। मोटापे का एक कारण वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, और साथ ही साथ जब आप सेडेंटरी रहते हैं तो आपके अंदर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है और हार्ट अटैक की गुंजाइशें भी बढ़ने लग जाती हैं। अगर हम एक रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो शरीर की जो धमनियां हैं वो प्रॉपर काम कर पाती हैं, उनका एंडोथेलियल फंक्शन अच्छा रहता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की गुंजाइशें कम हो जाती हैं, शुगर की गुंजाइशें कम हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि मोटापा सीधा कारक नहीं माना जाता है हार्ट अटैक का। आप लोगों को कई बार आपने मरीज देखे होंगे जिनका वजन 120 किलो होगा, 130 किलो होगा, तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो मरीज मोटा है लेकिन तो इसको हार्ट अटैक का खतरा रहता है, पर ये सीधा एक दूसरे से जुड़े हुए कारण नहीं है। ऐसे मोटे व्यक्ति जिनका वो साथ में शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है और उनको चलने की आदत नहीं रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है बजाय उसको जिससे मोटा है पर बाकी सारे कारण नहीं मिल रहे हैं। एक तरह से देखा जाए अपने शरीर को मूवेबल बना रहा है, पूरा शरीर एक्टिव रहे, उसको कम खतरा रहता है हार्ट अटैक का। जी 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 बिल्कुल संजीत, ये यहाँ पे ही हम एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी को तवज्जो दी जानी चाहिए और उसको वजह से हार्ट का बचाव होता है। इस चीज को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन इसका मायने ये भी नहीं है कि आप जाकर के जिम में 4-4 घंटे तक कसरतें कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा था कि हम वर्केबिलिटी को तो फेवर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे सुनाई दे रहे हैं कि फलाना आदमी जिम में गया और उसके बाद उसको वहां पे ही हार्ट अटैक आ गया, या फिर वहां से निकला तो हार्ट अटैक आ गया। लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये तो वर्कआउट कर रहा था, इसको क्यों ऐसा हो गया? जी, यहाँ पे कई और उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे कि कई सारे खिलाड़ियों की आपने मौतों की खबरें पिछले 4-6 सालों में सुनी हैं और आपको लगता होगा कि यार वो तो इतने एथलेटिक थे तो उनको हार्ट अटैक कैसे पड़ सकता है। ये कई लोगों के कॉमन सोचने का तरीका रहता है। मान के चलिए कि अगर कोई आदमी काम करना शुरू करता है, जैसे सपोज करिए कि एक व्यक्ति है जिसने आज से रेगुलरली 1 घंटे तक में एक ब्रिस्क एक्टिविटी शुरू कर रहा है। अगर वो ब्रिस्क एक्टिविटी एक शुरू कर रहा है तो उससे उसके हार्ट को फायदा होना शुरू होता है। ये फायदा शुरुआत में थोड़ा कम रहता है, हम मान के चलते हैं लगभग 3 महीने में उसको फायदा मिलना शुरू होता है, लगभग 3 महीने 12 हफ्ते, और ये फायदा उसको धीरे धीरे 1 साल तक में जाकर के मैक्सिमम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में वो एक प्लेटू रहता है। प्लेटू का मतलब है कि इसके बाद में उसका कोई और एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलना है, सैचुरेशन पॉइंट है। उसके बाद में अगर वो एथलेटिक एक्टिविटी कर भी रहा है, वर्कआउट कर रहा है, लेकिन सिगरेट पी रहा है मान के चलते हैं, तो वो उसको बचा नहीं सकता है, हार्ट अटैक उसको भी हो सकता है। फिर दूसरी चीज, कई लोगों का ये सोचना रहता है कि हम खा कुछ भी ले और उसके बाद में हम 3 घंटे एक्स्ट्रा जॉगिंग कर लेंगे या एक्स्ट्रा कुछ भी कर लेंगे, तो ये भी एकदम डायरेक्टली नहीं जाएगा। उस लिमिट तक का मैंने जैसे सैचुरेशन पॉइंट कहा, अगर आप उस चीज को 3 घंटे भी करेंगे तो भी आप उस सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर नहीं ला सकते हैं। आपको एक फायदा एक लिमिट तक ही मिलेगा, उसके बाद आपको उसका कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलेगा, वो मैक्सिमम आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी रहती है, अगर आप उससे ज्यादा अपने आप को ऊपर लेके पुश करते हैं तो आप एक्स्ट्रा कार्डियक बर्डन ही ले रहे हैं। हम एक मेथड ऑफ एक्सरसाइजेस के कैलकुलेट जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन में कराए जाते हैं कि आपकी हृदय गति कितना मैक्सिमम टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो उसका एक साधारण सा फॉर्मूला है 220 माइनस एज। मतलब अगर आप 40 साल के हैं तो आप 180 तक के हार्ट रेट को आप बियर अप कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आपकी लिमिट है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप अपने आप को पुश कर रहे हैं तो ये आप अपने हार्ट को थोड़ा सा शिमिया ही दे रहे हैं, रिस्क पे आप अपने आप को हार्ट को डाल ही रहे हैं। एक फॉर्मूला क्या बताएं, 220 बाई एज। तो अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 220 माइनस 60 कर लीजिए, 160। आजकल जो घड़ियों में आपको वॉचेस, एप्पल वॉचेस आने लग गई हैं जिसके जरिए आप अपने दिल की गति पे मॉनिटर रख सकते हैं। तो अगर आप अपने मैक्सिमम जो टॉलरेटेड हार्ट रेट है
उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वॉक करेंगे, जैसे मान के चलिए कि मेरी अगर उम्र 60 साल है और मैं 220 माइनस 60 160 तक के दिल की गति के लिए उपयुक्त हूं और मैं 140 से 150 तक अपनी दिल की गति मेंटेन करके रखता हूं, तो ये मैं एक्सरसाइज का मैक्सिमम फायदा ले रहा हूं। इसके बाद या इससे कम, या तो मैं एक्सरसाइज का पूरा फायदा नहीं ले रहा हूं, या इससे ज्यादा में मैं अपने हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। इसीलिए कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग से अगर आप करेंगे तो ये आपका बेस्ट मेथड ऑफ एक्सरसाइजेस रहता है और वो आपको फायदे में रखेगा। फायदे में रखेगा। डेफिनेटली रिस्क, अगर आप सब भी जानना चाहें, बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला दे दिया डॉक्टर साहब ने कि 220 माइनस एज, दैट इज द हार्ट रेट जो आपको बियर अप करनी है अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली वो रिस्क फैक्टर हो जाएगा, और थोड़ा कम ही रखेंगे तो ही बेटर है। बिल्कुल 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 80 से 90% तक अगर आप अपनी मैक्सिमम एज हार्ट रेट लिमिट में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, नो डाउट अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। मतलब जब आप मान के चलिए कि अगर आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में जब आप चल रहे हैं, और तो शुरुआत के दिनों में आपका बड़ी जल्दी वो हार्ट रेट आने लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाने लगेंगे तो आपको ये चीज 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आने लगेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आने लगेगा। लेकिन वो आपका अपने आप में ही एडजस्टमेंट, आपकी बॉडी का एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। कई लोग क्या होते हैं, आज डे में न्यू ईयर आ रहा है, लोग रिजोल्यूशन ले लेते हैं कि कल से हम जिम जाएंगे। आपने सालों से जिम नहीं किया, अचानक आप 2 जनवरी को जाते हैं और आप जिम में दौड़ना शुरू करते हैं, और आपने सीधे ट्रेडमिल की स्पीड आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगा करके दौड़ना शुरू कर दिया। आपका हार्ट उस चीज की स्टेमिना खत्म हो चुकी है, और अगर आप उसको पुशअप करेंगे तो आप नेसेसरली अपने आप को रिस्क में डालेंगे। बर्डन है वो हार्ट के लिए। जी 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 जी। सर, एक बड़ी दिक्कत ये है, और बड़ी कॉमन सी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल। हालांकि आपने वसा बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई अगर कर देंगे तो शायद जो देख रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है और कैसे उस चीज से हम बच सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल से। अब कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स कई लोग आप लोग करा तो लेते हैं, रिपोर्ट्स लेकर के आ जाते हैं कि कई बार कि सर ये हमारी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है, और सब लोग एक टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू देख करके आगे बात करते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल की सीधा डायरेक्टली हम कोरिलेशन नहीं बैठा पाते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वो एक आम व्यक्ति 18 से 30 की उम्र का अगर 130 से ज्यादा का एलडीएल लेकर के घूम रहा है, तो वो अपने शरीर को हार्ट अटैक के रिस्क की कैटेगरी में लेके जा रहा है। मैंने कहा हार्ट अटैक के रिस्क की कैटेगरी में लेके जा रहा है, हार्ट अटैक पड़ जाएगा ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट कई सालों तक चलता रहेगा तो उसको निश्चित तौर पे हार्ट अटैक पड़ सकता है। अब हम इसके आगे पे चलते हैं कि अगर मरीज को ब्लड प्रेशर है, आजकल की जिस किस्म की लाइफ स्टाइल है, लोगों को ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टाइम नहीं है, तो आपके लिए रिस्क फैक्टर और थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे मरीजों में हम 100 के नीचे भी ले जाने का टारगेट सोचते हैं। डायबिटीज है साथ में तो और थोड़ा नीचे, पहले एक हार्ट का इवेंट्स हो चुके हैं तो और थोड़ा नीचे। तो आजकल एक नया नियम बनने लग गया है, लोअर इज बेटर। जितना नीचे एलडीएल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो अगर आपका एलडीएल लेवल 130 जो कि नॉर्मल लिमिट है उसके नीचे रहता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन इससे और नीचे अगर आप करते हैं तो इससे और आपको फायदा होगा। लगभग लिटरेचर में आजकल 30 से नीचे की बातें की जा रही है, 30 के नीचे ले जाना एज अ डॉक्टर मेरे को भी चैलेंजिंग लगता है। मैं मैक्सिमम डोजेस में जब दवाइयां चलाता हूं तब भी कई मरीजों के 60-70 तक ही जाकर के रुक जाते हैं। ओके, मतलब वो वहां पे हम एक मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलने लगते होंगे, ऐसा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। Okay. हम प्रेफर करते हैं कि जितना नीचे आएगा उतना अच्छा रहता है, पर जितना नीचे हम ले जा सकते हैं उतना अच्छा रहता है। अगर आपको बीपी है तो कम करना है, शुगर है तो कम करना है, और आपके साथ कोई हार्ट इवेंट, ये हार्ट इवेंट का मतलब आपके साथ कुछ हार्ट अटैक वगैरह माइनर और मेजर कुछ भी हुआ तो भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक अनुराग करके हैं, उनका आया है। उनका कहना यह है कि वो अब 40 प्लस हैं, थोड़ा मतलब ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, और वाइल ड्रिंकिंग उनका थोड़ा स्मोकिंग वगैरह भी होता है ओनली एट दैट टाइम जब वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। इन दैट केस कितना रिस्क बढ़ता है उनके लिए हार्ट से रिलेटेड इवेंट्स के लिए, और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मतलब वो मतलब एक होता है ना कि अगर आपको जान से मरने का डर दिखा दिया जाए तो शायद आप कुछ भी कर जाते हो, तो क्या उनके लिए एडवाइस आपकी? देखिए, आप अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको लिमिट बता देता हूं कि 1 से 2 पैक मैक्सिमम। अगर आप इससे कम में पी रहे हैं अल्कोहल तो आप हार्ट की साइड से सेफ जोन में हैं। अब मैं जितने भी वर्ड्स बोलते जा रहा हूं इनके बड़े सिग्निफिकेंस हैं। मैंने कहा 1 से 2 पैग। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3 दिन नहीं पिया तो 3 दिन में 3 दूनी 6 कर लिया। 6 दिन नहीं लेना है। आप जब भी पियेंगे
1 से 2 पैक के भीतर ही आपको अपना ड्रिंक रखना है। अगर आप- और ये भी सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लिए। ओके। अगर आपको कोई और बीमारी है, मसलन कलेजे की कोई बीमारी है, लिवर में प्रॉब्लम है, पहले कभी लिवर में कुछ पीलिया हो चुका है, हेपेटाइटिस बी है, या पहले अल्कोहलिक लिवर डिजीज किसी ने आपको लेबल कर दिया है, तब आपके लिए ये लिमिट 0 है। दूसरी चीज, अल्कोहल को के लिए हमने लिमिट कम और ज्यादा की बात करते हैं। कम मात्रा में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन स्मोकिंग के लिए कम और ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता है। स्मोकिंग के लिए केवल 2 ही शब्द इस्तेमाल होता है, आइदर यू आर अ स्मोकर और यू आर अ नॉन स्मोकर। ठीक है, स्मोकर अगर छोड़ भी देता है तो भी वो एक्स स्मोकर कहलाता है, नॉन स्मोकर कभी नहीं कहला सकता। तो इसलिए स्मोकिंग इज डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस एंड डेंजरस। डॉक्टर साहब, जैसे आप बताएं कि एक्स स्मोकर और स्मोकर, सपोज कीजिए कोई बंदा है, मैं इन्हीं का नाम ले लेता हूँ, अनुराग का, ये आज आपकी एडवाइस लेने के बाद मान लीजिए वो छोड़ दिए, और इन द फ्यूचर डेफिनेटली वो स्थितियां तो सुधरेंगी उनकी अंदरूनी पार्ट, लेकिन बिल्कुल। रिस्क फैक्टर रहेगा क्या उनके साथ कि वो भी कम होता जाएगा? कार्डियक रिस्क फैक्टर तो डेफिनेटली कम होता चला जाता है। Okay. ठीक है, हम एक्स स्मोकर वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कार्डियक रिस्क फैक्टर तो डेफिनेटली कम हो जाता है, और नेक्स्ट उनके जो 3 to 5 ईयर्स हैं उसके बाद में तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉन स्मोकर जितने ही कार्डियक रिस्क में आ जाते हैं। बट स्मोकिंग के साथ में कई और चीजें भी जुड़ती हैं। पहली चीज कि लोगों में ब्लड प्रेशर की भी संभावनाएं बढ़ने लग जाती हैं। ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है तो वो सीधा तौर पे अलग कारक बन जाता है, अलग एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। दूसरा चीज, फेफड़े को जो डैमेज हुआ है वो ऑलमोस्ट परमानेंट ही मैं मान के चलता हूँ, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। Okay. क्योंकि जो भी आपने स्मोक अंदर लिया है वो आपके पार्ट ऑफ लंग को डैमेज कर रहा है, या लंग को में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से ओवर द टाइम, अभी नहीं, हो सकता है जब आप 60 के होंगे, 65 के होंगे, 70 के होंगे, तब आपको सांस की समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि हर सर्दी में आपको खांसी होने लग जाएगी। मौसम बदला नहीं कि आपको सर्दी जुकाम खांसी हो गया और वो खांसी आपको लंबा समय चले, तो ये सब संभावनाएं स्मोकर्स में देखने को मिलती हैं। कार्डियक साइड से डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांटेज हमें मिल जाता है, ओवर 2-3 ईयर्स के पेशेंट थोड़ा सा सेटल होने लग जाता सेफ साइड है, ऑन अ सेफ साइड। ओके। एक और चीज डॉक्टर साहब, जैसे बिटवीन दिस, जैसे मेरे घर में ही होता है इस समय, हमारे यहाँ मोटा अनाज बहुत बनता है, जैसे बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, और एक बिर्रा होता है जो चना और ये सब मिला कर बनाया जाता है, इनकी रोटी भी करते हैं, और इनसे बोला जाता है कि ये ठंडी के लिए बहुत अच्छे हैं और एज वेल एज हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। आपके हिसाब से क्या है, देसी जो अनाज हैं वो क्या हार्ट के लिए इज गुड, और मतलब ठीक है चलना चाहिए वाली बात है? देखिए, जो भी आप मल्टीग्रेन आटों की बातें कर रहे हैं, जिन को जैसे बाजरा, रागी, मिलेट्स को डालना, या फिर कोई और किस्म के जैसे चना को मिला करके बनाना, ये एक किस्म से डायबिटीज के बचाव के लिए हेल्पफुल माना जाता है। हमारे शरीर में काफी लोगों को लगता था, जैसे मैं कई लोगों को उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि एक समोसा है, समोसा में सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज क्या रहती है, तो काफी लोगों का मानना होता है कि तेल है। ये तेल तब तक सही है जब तक आपने बाहर का समोसा खाया है। जब आप समोसा घर का खाते हैं तो ऑयल आपका फ्रेश अगर यूज है, तो उस कंडीशन में जो सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वो मैदा है। मैदा वो हाई कार्ब्स है, रिफाइंड कार्ब्स है। रिफाइंड कार्ब्स का मीनिंग रहता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे आपके शरीर में जाकर के वो एक हाई ऑक्सीडेटिव स्टेट बनाएगा, जिसकी वजह से आपको चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स की गुंजाइश ज्यादा रहती है। बाई प्रोडक्ट है सीधा सीधा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिफाइंड कार्ब्स आज की डेट में सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है, अगर आप अपनी डाइट को लेकर के कॉन्शियस हैं तो। ऐसी कंडीशंस में एंट्री होती है मिक्स ग्रेन रोटियों की, जिसमें बाजरा आते हैं, रागी आता है, चना भाजी आता है, चना आता है, और कई लोग इसके मिक्स करके एक कॉमन सा आटा बना करके जो खाते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए तो ये ब्लेसिंग्स है। मैं मानता हूं कि उनको तो रोटी या आटे की तो खानी नहीं चाहिए, उनको यही वाली मल्टीग्रेन की रोटियां खानी चाहिए। इससे आपके शुगर स्पाइक्स कंट्रोल में रहते हैं और आपको भविष्य में डायबिटीज आपका बेहतर कंट्रोल रहता है। तो हार्ट के लिए भी एडवांटेज है और शुगर के लिए भी एडवांटेज है, तो इसलिए इस किस्म की रोटियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ओके। ये सवाल पास के शहर धनपुरी से आया था, और उनका कहना यह भी था कि ये जो देसी अनाज है उनको खाने से फ़ायदा कितना होगा, तो डॉक्टर साहब ने खुद ही बना लिया। अब बहुत सारे लोग का सवाल ये भी आएगा कि ये मिलेंगे कहाँ, ये बड़ी ईजिली मिल जाएंगे, और खास आपके शहर की जो गल्ला मंडी बोलते हैं, जो अनाज बाजार मिलता है, वहाँ पे ईजिली मिल जाते हैं ये सारे। ओके डॉक्टर साहब, अब अपन आते हैं कि फ्रूट्स वगैरह भी कैसे कुछ कंज्यूम किया जाए ऐसे जो हमारे हार्ट के लिए ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दे और हेल्दी रखें कुल मिला के। फ्रूट्स और सलाद, ये तो मैं मानता हूँ कि बेस्ट डाइट्स हैं।
अगर आप इंसान के खाने पीने के जो सफ़र रहेगा अगर उसको समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे खाने के लिए बनने वाली चीज़ें जो कुदरती तौर पे जो बनाई गई हैं वो यही है। इंसान ने तो अनाज की पैदावार तो जब अकाल पड़ा होगा तभी शुरू किया जी। कि उन्होंने ये देखा कि हम अगर ये पहले से ही इकट्ठा करके रखेंगे तो हमें खाने का संकट नहीं फंसेगा। नहीं तो पहले जो इंसान जो खाता था तो वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नॉनवेज में जानवरों को मार के खाता रहा होगा जो कि ऑमनिवोरस है। तो कंडीशंस वही बनते हैं। हाँ, तो ये आपके लिए एक्चुअल डाइट्स है। लेकिन इसके अलावा जो भी हम जो ये सीरियल्स जो बना बना करके अब हम इकट्ठा करके गोदामों में रख करके जो हम बनाने लग गए हैं, ये एक्चुअली हमारे फूड को एडल्टरेट कर चुका है। हमारा जो खाना है वो उसकी वजह से खराब हो चुका है। तो फ्रूट्स वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं। रीज़न क्या है कि एक तो उनका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, पानी की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, शुगर जो रहता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इनका, खाने में मीठे रहता है लेकिन शरीर में शुगर के स्पाइक्स बड़े कंट्रोल्ड वे में जाते हैं इनके, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भर भर के रहती है। तो ये जो शरीर का आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है उसको भी बहुत कम कर देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज इनमें बहुत सारी रहती है। तो फल आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे मेरे पिताजी ही शुगर के पेशेंट हैं, उनका अक्सर जैसे फल वगैरह लेते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा मत दो नहीं तो शुगर हाई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप वो खाना रिप्लेस करके ले रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फलों को हम इसमें थोड़ा एक्सेप्शन के तौर पर रखते हैं, जैसे कि आम, केला। मीठा रहता है। आम बहुत ज़्यादा इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ। आम हो गया, चीकू हो गया, आपके तरबूजा हो गया, ये केला हो गया, ये सारे फल आपको अवॉइड करने चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो भी फल है जैसे अनार है, सेब है, पपीता है, ये वो जामुन है, ये वो अच्छी मात्रा में, लीची है, ये सब वो अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। लीची तो थोड़ा सा शुगर लेवल बल्कि कम ही करता है। तो जामुन को एंटी डायबिटिक ड्रग के तौर पे आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छे फल हैं, ये बिल्कुल खाए जा सकते हैं और इनको खाने के रिप्लेसमेंट के तौर पे भी देखा जा सकता है डायबिटीज पेशेंट के द्वारा, पर ये खाने का रिप्लेसमेंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आशीष करके आए हैं, उनका है, उनको गैस से रिलेटेड बड़ी दिक्कत है। क्या गैस से रिलेटेड दिक्कत, और उनकी एज भी लगभग 35-36 के आसपास बताया उन्होंने, मे बी इट कैन अकर टू अ हार्ट अटैक, और ऐसा कुछ इस पे होता है क्या, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई रीजन बनता है? देखिए, पहले तो रिस्क फैक्टर देखना भी जरूरी है। गैस की प्रॉब्लम कई लोगों को होती भी है। गैस्ट्राइटिस बड़ा कॉमन है, फ्लैटुलेंस की, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर, वो बवल, मतलब लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है तो भी वो गैस के रूप में ही प्रेजेंट होती है। पेट फूला फूला लगता है। अगर आपका इस चीज़ का सीधा लेना देना आपके खाने के समय से के बाद में ही शुरू होता है, जैसे आपने खाना खाया उसके बाद ही आपको सारी तकलीफें शुरू हो रही हैं, तो ये संभावनाएं रहती हैं कि ये पेट का मर्ज है। अब इस किस्म के सिम्टम, मिलते जुलते सिम्टम आपको किसी और समय पे भी हो रहे हैं, जैसे आप जब चल रहे हैं तब आपको महसूस हो रहे हैं, तब ये कार्डियक की तरफ थोड़ा इशारा करना लगता है, प्रोवाइडेड कि पेशेंट को कुछ ना कुछ साथ में रिस्क फैक्टर भी और रहने चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या आ रही है, शुगर की आ रही है, थायराइड की आ रही है। कई बार लोग स्मोकिंग भी करते हैं, उससे भी गैस की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस चीज़ का सही तरीका ये रहता है कि आप खाने को पहले हेल्दी करें और खाने को हेल्दी करने के बाद में आप अपने सिम्टम्स को कोरिलेट करें कि क्या ये खाने के समय के अनुरूप ही चल रहा है या कुछ और समय पे भी आ रहा है, दूसरा कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। और तीसरी चीज़, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी ये संपर्क करके इस रीज़न को जस्टिफाई कर सकते हो। एक छोटे से टेस्ट रहता है ईसीजी, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि क्या हम अभी उस कैटेगरी में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हालांकि 30-35 की उम्र को मैं बहुत ज़्यादा अभी, मतलब आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में भी इसको थोड़ा लाइटली तो नहीं लिया जा सकता। हाँ, निश्चित तौर पे कुछ चेकअप्स छोटे मोटे करके आप कंफर्म कर सकते हैं। पोस्ट कोविड सिचुएशन बड़ी अप एंड डाउन है, बहुत डिलाइमा वाली है कुल मिला के, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू हार्ट अटैक, अगेन एक बड़ी आई डोंट नो, ये मतलब भ्रांति है कि एग्जैक्ट है कि कोविड की जो दवाइयाँ पिलाई गई हैं, डोजेस मिली हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा हाइक हुए हैं हार्ट अटैक केसेस। क्या बोलते हैं इस पे? बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ मैं सुनता रहता हूँ कि कोविड के वैक्सीन में मरीज, मेरे सामने हार्ट अटैक का मरीज आया था, उसने भी कहा कि सब मेरे को पहले कोई दिक्कत नहीं थी, वैक्सीन लगवाया उसके बाद मेरे को दिक्कत हो गई है। देखिए, ऐसा तो नहीं है। मैं बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि वैक्सीन का डायरेक्ट इम्पैक्ट इतना खतरनाक नहीं है। अब दूसरी चीज, कोविड का क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोविड आप ये मान के चल सकते हैं कि भारत की लगभग सभी व्यक्तियों को हुआ होगा या 90% आबादी को हुआ होगा, तब जाकर के तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी।
कोविड के समय पे आप लोगों ने कई लोगों ने ये महसूस किया होगा कि डॉक्टर ने उनको उस वक्त पे एंटी कोगुलेशन दिया था, कुछ ब्लड थिनर्स दे रहे थे। वजह ये था कि कोविड में हाइपर कोगुलेबल स्टेट डेवलप हो रहा था। कोविड नई किस्म की बीमारी थी, हम भी उसको पूरा नहीं समझे हैं अब तक। हम भी अभी तक चीज़ों का कयास लगा रहे हैं कि वो हाइपर कोगुलेबल स्टेट क्यों डेवलप हो रहा है। और उस हाइपर कोगुलेबल स्टेट में मैंने कई बार मरीजों के एंजियोग्राफियाँ की हैं, जिसमें मेरे को थके थके भरे हुए, मतलब ब्लड क्लॉट्स अंदर पड़े हुए थे हार्ट की नसों के अंदर। और वो उसकी वजह यही समझ में आता था कि कोविड इन्फेक्शन के इमीडिएट बाद में या विद इन कोविड इन्फेक्शन के रहते हुए उनकी एंजियोग्राफी जब मैंने की थी तो मुझे ब्लड क्लॉट्स मिल रहे थे, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल रहा था। रिसर्चर्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोविड के समय पे या कोविड के बाद में या कोविड ने कुछ हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से हम हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स में जा रहे हैं और ऐसी वजह में हार्ट अटैक मिल रहे हैं। और इसी वजह से थोड़ा बहुत स्पाइक्स ऑफ यंग एज हार्ट अटैक के बढ़ गए हैं आफ्टर द कोविड। तो ये वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ बीमारी से रिलेटेड जरूर हो सकता है और इस पे अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं। अभी भी मैं भी आपको कोई बात, ये बात दावे से नहीं बोल सकता हूँ। जो मैं बात दावे से बोल सकता हूँ वो यही है कि वैक्सीन से इसका लेना देना नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे डिस्कशंस भी हैं, कंट्रोवर्सीज भी होती हैं कि द ड्यूरेशन व्हेन द वैक्सीन्स बनाई जाती हैं वो एक लंबा ड्यूरेशन होता है, 10 साल 15 साल उसमें डेवलप होती है। लेकिन जो वैक्सीन कोविड की थी वो 1.5-2 साल में डेवलप कर दी गई थी। तो हो सकता है वो पूरी तरीके से काम ना कर रही हो या फिर उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हों। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम नहीं कर पाने की गुंजाइश ही बन रही थी कि वो इफेक्टिव कितनी रहेगी। साइड इफेक्ट्स के तौर पे वो थोड़ा बहुत ही कुछ माइनर से सिम्टम्स वो इमीडिएटली दे सकती थी, इसके बाद में लॉन्ग टर्म चेंजेस उसके नहीं थे। जिस मेथड ऑफ वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, mRNA वैक्सीन, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स के जो रिपोर्टिंग्स हैं वो भी इस वैक्सीन से नहीं हुई है जो हमारे देश में यूज हुई थी। वो एक जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन यूज हुई थी जिसको इंडिया में नहीं आई थी। उसी के ही तरीके से इसको बनाया गया था, लेकिन हमारे देश में या उसके जो ट्रायल्स जहाँ कहीं पे भी हुए थे उसमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। इसके अलावा भी जो जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन के जो रिएक्शंस देखे गए थे वो नीदरलैंड में मुश्किल से पूरी जो आबादी थी उसको वैक्सीनेट करने के बाद में टोटल 12 केस ही रिपोर्ट हुए थे, जिसको बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। लेकिन उस वजह से भी उस वैक्सीन को बैन कर दिया गया था। बट हमारी जो देश की जो वैक्सीन थी उसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला था, इसलिए वो कई जगहों पे यूज भी हुई। वेल, जो भी देख रहे हैं तो कोविड की दवाई की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बार बार डिस्कशन मत कीजिए, बहुत बार सुनने मिलता है। डॉक्टर साहब, हम लगभग अंत की ओर चल रहे हैं। आज के सिनेरियो में देखा जाए तो हम सभी एज ग्रुप को लेते हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर 14 साल का बच्चा जिसका डिस्कशन किया, और 60 साल 70 साल जब हम एज होती जाती है, उनके लिए आपके तरफ से एक अच्छी एडवाइस जिसमें एक अच्छा हार्ट हम मैनेज कर सकें, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो, वर्कआउट वगैरह, खाना पीना, ये सारी चीज़ें एक कंक्लूजन टाइप का आप बताइए ना हमारे दर्शकों के लिए, तो सभी के लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले जब हम हेल्दी हार्ट की लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके दिमाग का स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा काम डाउन होता है। स्ट्रेस लेवल काम डाउन होने की वजह से शरीर में इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नींद पूरी लें, फिर उसके बाद में हम आगे की बातें करेंगे, क्योंकि वो जब आपके 8 घंटे आपके ठीक से निकलेंगे तो बचे हुए 16 घंटे में आपको क्या करना है वो तो बड़ा आसान है, वो आपको हर कोई बता देगा कि भाई एक तो फिजिकल एक्टिविटी रोजाना 1 घंटे की आप वॉक करें, या कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक। कई लोग मसल ट्रेनिंग को बहुत पुशअप्स देते हैं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मेरा मानना है कि मसल ट्रेनिंग होनी चाहिए, बट इट्स 20 to 30% ऑफ योर टाइम, 70 to 80% ऑफ द टाइम आपको एरोबिक एक्टिविटीज करनी चाहिए, ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। खाने में डाइट्स की जैसे बात की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, खड़े चीज़ें खाएंगे, खड़े मतलब कि खड़े अनाज, जैसे गेहूं की रोटी के बजाय अगर आप उसका जो वो बनाया जाता है ना भात, वो अगर आप खाते हैं तो अच्छी बातें हैं, तो उसको यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाइए और तेल, नमक, मीठा, ये जो चीज़ें हैं इनका सेवन कम करेंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। सलाद की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाइए। और सबसे आखिरी बात, किसी भी किस्म का अब्यूज़ जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल, इसका अब्यूज़ मत करिए। और सबसे अंत में अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए योगा करिए। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर करेंगे, स्ट्रेस को आप कम नहीं कर सकते, उसको मैनेज कर सकते हैं।
आज की डेट में अगर आप ये सोचेंगे कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस सबकी लाइफ में बहुत है, और तो उसको बढ़ता भी मैनेज जाएगा। और बढ़ता भी जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ेगा, डेफिनेटली। तो उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और वो योगा और प्राणायाम के जरिए ही हो सकता है। तो उसको भी अपनी लाइफ में इंकलकेट करिए, इससे आप हेल्दी रहेंगे। ये थी आज की बातचीत डॉक्टर जोगेश विशंदासानी के साथ। डॉक्टर जोगेश विशंदासानी हर महीने लगभग 25 से 30 तारीख के आसपास, या फिर अपन ऐसा कह लें 21 से 30 तारीख के आसपास शहडोल में आपको मिलते हैं। उसका अपडेट और नोटिफिकेशन शहडोल डायरीज पर रेगुलर आता है। आप मिलेंगे परमानंद हॉस्पिटल में, जो कि सर्किट हाउस या फिर कमिश्नर्स ऑफिस के जस्ट सामने है, और वो पूरा एक दिन डेडिकेट होके पेशेंट्स देखते हैं। आप जब भी आएँ अपनी पूरी रिपोर्ट्स और हिस्ट्री लेके आएँ, और जैसा आज यहाँ पे बैठे बस यहीं पे टेबल थोड़ा देर पहले देख रहे थे, और हम उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन टाइम बहुत कम है और हम पूरा नहीं ले पाए। हम वेरी सून एक नया वीडियो जरूर करेंगे, क्योंकि ठंड था और बहुत सारे केसेस आ रहे थे, तो रिक्वेस्ट की सर से मैंने कि प्लीज इसको करते हैं। हम वेरी सून जैसे ही हम टच करेंगे गर्मियों को, डेफिनेटली वेदर चेंज होगा, हम वहाँ पे एक और ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट वैल्यूबल वीडियो आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका टाइम देने के लिए। डेफिनेटली आप सबको इस पॉडकास्ट से आप सबको फायदा